नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BA में पर। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम देखेंगे BA 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4, जो कि यूनिट नंबर 4 का ये लास्ट चैप्टर है, उपसाधन। उपसाधन के बारे में हम देखेंगे कि ये उपसाधन होता क्या है। उपसाधन की सजावट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सजावट हम करते हैं उसका उपसाधन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये तत्व कमरे में उत्साह, वैयक्तिकता और जीवन प्रदान करते हैं। सही उपसाधनों का चुनाव करने के कमरे के सजावटी विचार को बल प्रदान करने में सहायक होता है। कमरे की परिसज्जा का आकर्षक प्रभाव बहुत कुछ उपसाधनों पर निर्भर करता है। तो उपसाधन में हम देखते हैं क्या है। जैसे उपसाधनों का ये MJ अलेक्जेंडर का कथन है कि उपसाधनों का अर्थ ऐसी वस्तुओं से है जो कि डिजाइन के प्रभाव को बढ़ाती है और दूसरे तत्वों की कार्यकारिता और कलात्मक में वृद्धि करती है, और इन्हें चुनने का कोई सर्वमान्य नियम नहीं होता है। अब हम समझेंगे उपसाधनों के प्रकार। किससे हम समझेंगे कि उपसाधन होते क्या हैं। तो उपसाधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कलात्मक वस्तुएं। जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं, इनके अंतर्गत कलापूर्ण कृतियों जैसे चित्र हो गया, मूर्ति हो गया, प्राचीन तथा परंपरागत मूर्ति तथा लोक कला सभी वस्तुएं आती हैं। कलात्मक वस्तु में सबसे पहले चित्र जो हम अपने दीवारों पे लगाते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे घरों में चित्रों का उपयोग काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। जैसे किसी कमरे में चित्र लगाने के लिए विभिन्न शैली, आकार, विषय और प्रकार के चित्रों का उपयोग किया जाता है। यदि छोटे चित्र को समूह में लगाना है तो उस समूह कई प्रकार के चित्र सम्मिलित करना पड़ता है। तो ये उपसाधन है जो हम सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद चित्रों का चुनाव तथा उपयोग। जो चित्रों का चुनाव तथा उपयोग होता है निम्नलिखित आधार पर होता है। सबसे पहले माध्यम के आधार पर। जैसे मौलिक चित्र मुख्यतः तेल या एक्रिलिक या पानी के रंगों के पेंट से किए जाते हैं, जो मौलिक रूप से चित्र होते हैं। और मौलिक छपाई विशेष विधियों द्वारा की जाती है, जैसे धातु पर खुदाई करके, लकड़ी पर नक्काशी करके आदि। अगला है विषय वस्तु के आधार पर। कुछ व्यक्ति गलती से यह धारणा बना लेते हैं कि कुछ विषय केवल कमरों के लिए उपयुक्त है, जैसे मछली और फल खाने के कमरे में, वास्तुकला, भूमि स्थल और पहाड़ी आदि के रहने के कमरे में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है फ्रेम के आधार पर। चित्र में फ्रेम अच्छा लगता है। लकड़ी की फ्रेम या तो उसके प्राकृतिक रंग या पेंट द्वारा परिसज्जा करनी चाहिए। कभी कभी तो जो प्लास्टिक होता है तो दर्पण या कांच या धातु आदि का भी उपयोग फ्रेम के लिए किया जाता है। जैसे पानी के रंग या अन्य सभी कागज के चित्रों द्वारा नाजुक घुमाव वाली हल्की फ्रेम उपयुक्त होती है। उसके बाद अगला है स्थिति के आधार पर। दीवारों के चित्र की स्थिति कई तत्वों पर निर्भर करती है। सबसे पहला तत्व औसत आयु स्तर पर वस्तु लगानी चाहिए, मतलब एक एवरेज में वस्तु लगानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरे दीवार में कहीं भी कोई भी चित्र लगा दे। दूसरा तत्व चित्र का फर्नीचर या अन्य कलाओं से संबंध होना चाहिए। अंतिम तत्व है वह औपचारिक होना चाहिए या अनौपचारिक। यही दो ही तरीके होते हैं। यदि चित्र को हॉल, बरामदे या सीढ़ी या कमरे में किसी फर्नीचर के ऊपर लगाना है तो उसे औसत आंख के स्तर पर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ उसके एवरेज होते हैं लगाने के, तभी वह देखने में अच्छा लगता है। पहला आपने चित्र देखा, अब दूसरा देखेंगे मूर्तियाँ। मूर्तियाँ जैसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ सज्जा के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे गृह सज्जा में विभिन्न धातु की मूर्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। इसकी जो लंबाई होती है 12 से 18 इंच की होती है, तो इसे सरलता से सजाया जा सकता है। अगर इससे बड़ी होती है तो वह दिक्कत करती हैं। मूर्ति यदि छोटी है तो उसका समूह में रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर बड़ी है तो उसको सिंगल सजाना है। अगर छोटी छोटी कई मूर्तियाँ हैं तो उसको समूह में सजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरा है प्राचीन वस्तुएं। जैसे प्राचीन वस्तुएं जो पहले की वस्तुएं होती थी, उसमें आधुनिक समय में प्राचीन वस्तुओं को सज्जा में अधिक बहुमूल्य माना गया है। इसके अंतर्गत जैसे पुराने बर्तन, नक्काशीदार गहने, पुराने हथियार आदि को सजावट की दृष्टि से सजाकर शोकेस में रखे जाते हैं। उसके बाद चौथा धातु की कलात्मक वस्तुएं। जो धातु की चित्रकारी वस्तुएं बनी होती हैं, जैसे विभिन्न धातु के पीतल, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा आदि से बनी कई प्रकार की कलात्मक वस्तुएं आजकल उपलब्ध हैं, जिन्हें गृह सज्जा में प्रयोग किया जाता है।
धातुओं के फूलदान हो गया, सुराही, कलात्मक आकृतियाँ, खिलौने, एस्ट्रे, दीवार पर लगाने हेतु विभिन्न प्लेट्स आदि बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से उपसाधन मुख्य 3 प्रकार का होता था। पहला होता था कलात्मक वस्तुएं, जो कि अभी तक हमने कलात्मक वस्तुएं देखा। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे उपयोगी वस्तुएं, जो कि हमारे लिए उपयोग में आती हैं। पहले जो कलात्मक वस्तुएं थे वो केवल सजाने के लिए होती थी, और अब ये जो वस्तुएं हैं उपयोगी वस्तुएं, इसका कहीं ना कहीं हमारा उपयोग भी हमारे द्वारा किया जाता है। जैसे सामान्यतः घर में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं जो उपयोग के साथ सौंदर्य भी बढ़ाती हैं, जैसे लैंप, फूलदान, कलमदान, पुस्तकें, दीवार, घड़ी, एस्ट्रे इत्यादि। ये सारी वस्तुएं जो होती हैं वो सजावट के साथ साथ उपयोगी भी होती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले देखेंगे पुस्तकें। तो पुस्तकें जो होता है वो रैक में सजाने के साथ साथ हमें पढ़ने के भी काम आता है। अगर उन्हीं पुस्तकों को सही ढंग से, सही तरीके से रैक में अच्छे से सजा करके रखा जाए तो वो देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद अगला है घड़ी। तो घड़ी हमें समय देखने के भी काम आता है और सजाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से लगाना चाहिए कि वो देखने में अच्छा लगे। जैसे प्रत्येक कमरे की प्रत्येक वस्तु के साथ अनुरूपता पैदा हो, कमरे की सजावट के अनुरूप ही घड़ी खरीदना चाहिए। जिस हिसाब से हमारा कमरा होता है उसी हिसाब से सजावट की दृष्टि से भी खरीदना चाहिए। उसके बाद है दर्पण। दर्पण जो हम सभी देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दर्पण का जो प्रयोग होता है प्रायः वो शयन कक्ष, बरामदे या स्नान गृह में ज़्यादा प्रयोग होता है। इन्हें दीवार पर इस तरीके से लगाना चाहिए कि जो दर्पण है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे, वहाँ पे रोशनी पड़ना चाहिए, उजाला पड़ना चाहिए। उसके बाद अगला है वॉल आर्ट। घर की सजावट में दीवारों की एक अहम भूमिका होती है। यदि आप चाहें तो अपनी क्रियात्मकता बहुत ही आसानी से घर की दीवारों पर बना सकती हैं। जरूरी नहीं है कि दीवारों को केवल परिवार की फ़ोटो की सहायता से ही सजाया जाए। वॉल आर्ट का मतलब, वॉल का मतलब हो गया दीवार, और आर्ट का मतलब हो गया जो हम चित्रकारी करते हैं किसी भी तरीके की। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हम अपने कमरे में फैमिली फ़ोटो ही लगाएं, किसी भी चीज़ की चित्रकारी करके उसको अच्छे से हम सजा सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा प्रकार देखेंगे प्राकृतिक वस्तुएं। इनमें जैसे पेड़ पौधे, फूल, मछली, पंख, टहनी, शंख, नकली पेड़ इत्यादि आते हैं। तो ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। जैसे पेड़ पौधे गृह सज्जा में बहुत उपयोगी होते हैं तथा विभिन्न आकार के पौधों को गमलों में लगाकर उन्हें बरामदा, बैठक में सजाया जाता है। गमलों को विभिन्न रंगों से पेंट करके और ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। उसके बाद है मछलियों को शीशे के पात्र में रखा जाता है। रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियाँ पानी में तैरती हुई सुंदर लगती हैं, और इनमें न केवल कमरे में सजीवता बढ़ती है वरन कमरे की सौंदर्य भी बढ़ जाती है, और यह बच्चों को बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद है पशु पक्षी में हो गया जैसे कमरों में बगीचे जैसी भावना जाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की सुंदर पक्षियों को पिंजड़े में रखा जा सकता है। जैसे उनका चहचहाना, गाना, घूमना फिरना वह रंग कमरे की सजावट को सुंदर बना देता है। उसके बाद है कुत्ते व बिल्ली भी घर की सजावट को बढ़ाते हैं। अच्छी नस्ल के कुत्ते बिल्ली से भी व्यक्ति की रुचि का भी पता चलता है। बहुत छोटे सफ़ेद व काले कुत्ते घर की शोभा बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो उपसाधन होते हैं मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कलात्मक वस्तुएं जो कि आपने देखा, दूसरा उपयोगी वस्तुएं, और तीसरी प्राकृतिक वस्तुएं। उसके बाद अब हम देखेंगे पुष्प सज्जा मतलब होता है फूलों की सजावट करना। पुष्प सज्जा से गृह से संबंधित कलाओं में प्रसन्नता तथा आनंद प्राप्त होता है। घर के कमरों को चाहे जितनी भी सजावट कर दी जाए, जब तक पुष्प न लगा जाए तब तक उस कमरे की शोभा नहीं बढ़ती है। पुष्प सज्जा से वातावरण में प्रसन्नता, जीवन व सौंदर्य प्राप्त होता है। पुष्प सज्जा सबसे पहले चीन के निवासियों ने आरंभ किया था। सबसे पहले पुष्प सज्जा कहाँ की जाती थी? चीन में की जाती थी। पुष्प सजाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि फूलदान हो, हम घर के भी किसी पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो हमारी देसी विधि होती है, जैसे शीशी या गिलास में भी पुष्प सज्जा की जा सकती है। पुष्प सज्जा व्यक्ति की भावनाओं को जागृत करने की एक कला होती है। उसके बाद देखते हैं पुष्प सज्जा के कई प्रकार के लाभ होते हैं जो निम्नलिखित है। अब हम लाभ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही होता है। जैसे
वैज्ञानिकों के अनुसार पुष्प और पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं, क्योंकि इनमें दिन के समय हवा को ताज़ा करने की प्रवृत्ति होती है और कुछ पौधे के तने एवं पत्ते कुछ रोगों को ठीक करने में सहायक होते हैं, इसीलिए ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं। अगला है सौंदर्य के दृष्टिकोण से। तो सौंदर्य के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं कि जब हम उद्यान में घूमते हैं तो पुष्प के जो चमकदार अलग अलग रंग बिरंगी होते हैं वो हमें देखने में कितना अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। ताजे पुष्प व्यक्ति को आनंद और सुंदरता प्रदान करते हैं। पुष्प किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को अधिक प्रभावित करता है। उसके बाद है सजावट की दृष्टिकोण से। वर्तमान समय में पुष्पों का आंतरिक सजावट में अत्यधिक महत्व है। गृहिणी चाहती है कि उसका घर सजावटी हो। सामान्यतः घर में पुष्प को उगाकर घर की सजावट की जा सकती है। अगला है व्यक्तित्व की दृष्टिकोण से। पुष्प सज्जा करने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने स्वयं के मूड के अनुरूप नाम या भाव का चुनाव करने के लिए निश्चित व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति कर सकता है, तो व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से भी। उसके बाद है संतुष्टि के दृष्टिकोण से। जब कोई व्यक्ति पुष्प सज्जा की रचना करता है तो उसे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्ट व्यक्ति जीवन से सफल होता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। आर्थिक दृष्टि से कोई व्यक्ति इस कला में प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार का माध्यम भी बना सकता है। तो इस तरीके से इतने लाभ होते हैं। उसके बाद देखते हैं पुष्प सज्जा का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले विनीता आदि के अनुसार पुष्पों को व्यवस्थित करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और साथ ही प्रतिकूल स्थितियों में भी धैर्य और साहस की अनुभूति होती है। उसके बाद फ्लोरेंस के अनुसार पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है और पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने पर संतोष प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कला के तत्व की कला के कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले रेखा। कला में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनका होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले रेखा। तो कला के 3 मुख्य तत्व हुए रेखा। बिना रेखा के हम कोई भी कला बना ही नहीं सकते हैं। तो रेखा में जैसे सजावट करते समय रेखा गुण पर अधिक बल देना चाहिए। रेखाओं का पूरा आनंद प्राप्त करने के लिए केवल एक टहनी या पुष्प सज्जा और पत्तियों को प्रयोग में लाया जा सकता है। कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें बड़ी सुंदर रेखाएं होती हैं, जैसे लिली हो गया, बेर के फूल इत्यादि। तो इस तरीके से पुष्प सज्जा में जो रेखा होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद दूसरा है बनावट, क्योंकि फूल पत्तियों की रचना उसकी बनावट को निर्धारित करती है। तो कुछ पुष्प मुलायम होते हैं जैसे मटर के फूल, और कुछ जो होते हैं निम्न श्रेणी के होते हैं जैसे जीनिया के फूल, और कुछ मखमली होते हैं, कुछ गुलाब और अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति में बहुत तरीके के फूल होते हैं, तो उनकी बनावट के हिसाब से हमें सजावट करनी चाहिए। उसके बाद है रंग, और रंग तो हमें वैसे भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि रंग बिरंगा जो पुष्प हमें देखने में बहुत ही मनोहारी लगता है। तो पुष्प सज्जा में रंग का अधिक महत्व है। प्रायः पुष्प सज्जा में गर्म रंगों का ही संयोजन किया जाता है, क्योंकि गर्म रंग अनुरूपता पूर्ण होते हैं। गर्म रंग चटक भी होते हैं। किसी भी पुष्प सज्जा में बल व एकता के लिए किसी एक रंग का प्रभुत्व होना बहुत आवश्यक है। यदि 3 रंग का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें एक प्रमुख होना चाहिए। तो इस तरीके से पुष्प सज्जा करना चाहिए। अगर हम किसी 3 रंगों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एक रंग ऐसा होना चाहिए जो मेन होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं फूलों द्वारा घर की सजावट। फूल के द्वारा हम अपनी घर की कैसे सजावट कर सकते हैं। तो घर की सजावट 2 प्रकार से की जा सकती है। एक बाह्य सजावट होगी, दूसरी आंतरिक सजावट। तो बाह्य सजावट में क्या है कि गृह के बाहरी भागों से जो सजावट की जाती है उसे बाह्य सजावट कहते हैं। घर के बाहर, आगे पीछे तथा दोनों तरफ रिक्त की जो क्यारियाँ बनाई जाती है, जो क्यारियों में पुष्प के पौधे लगाए जाते हैं। यदि खाली ज़मीन नहीं है तो गमले में भी पुष्प पौधे लगाए जा सकते हैं। तो बाहरी में क्या है, जो घर का बाहरी भाग होता है, अगर जगह खाली है तो उसमें क्यारी बना के हम फूल लगा दें, अगर नहीं खाली है तो गमले में रख के हम सजावट कर सकते हैं। उसके बाद है आंतरिक सजावट। आंतरिक सजावट जो अंदर के भागों में सजावट की जाती है, जैसे जो सजावट फूल पत्तियों द्वारा घर के अंदर की जाती है उसे आंतरिक सजावट कहते हैं। यह भी अनेक प्रकार से की जा सकती है, जैसे कमरों में मौसम के अनुसार ऐसे पौधे लगाए जा सकते हैं जिनकी धूप की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से हम घर की आंतरिक भाग में भी सजावट कर सकते हैं।
उसके बाद देखते हैं पुष्प सज्जा के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत भी होते हैं, उन्हें सिद्धांत के हिसाब से ही हमें पुष्प सज्जा करनी चाहिए। जैसे कमरे की स्थिति व उपयुक्त पात्र के निश्चय करने के बाद पुष्प सज्जा की जा सकती है। या हल्के या चमकदार रंग के हो सकते हैं, लंबे या छोटे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं संतुलन। जब पुष्प सज्जा में स्थिरता प्रतीत होती है तो वहाँ संतुलन होता है। तो फूल सज्जा में संतुलन लाने के लिए सबसे बड़े फूल व सबसे लंबे तने फूल पायदान के केंद्र बिंदु के ऊपर ही एक और रेखा के निकट होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें बनाना चाहिए कि फूलों में संतुलन बना रहे। जिस हिसाब से लंबा फूल होना चाहिए उसी हिसाब से उसमें पॉट भी लगा होना चाहिए। उसके बाद अगला है लय। लय द्वारा व्यवस्था के कलात्मक गुण में वृद्धि की जा सकती है। जैसे रंग बिरंगे पुष्पों के उपयुक्त प्रयोग से लय पैदा की जा सकती है। एक ही दिशा में रेखाओं की पुनरावृत्ति बार बार किसी रंग का प्रयोग किसी प्रकार की लय का निर्माण करता है। जैसे एक ही लय में सजावट की जाए तो लय का मतलब हो गया रिदम। जैसे एक ही तरीके से अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो एक ही नज़र में ऐसे देखते चले जाएं, इसको क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है। तो लय में कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे देखेंगे विकिरण संबंधी लय। यह लय अधिकांशतः पुष्प सज्जाओं में प्रयुक्त की जा सकती है। जैसे गोलाकार तथा त्रिभुजाकार उन रचनाओं में जहाँ रेखाएं तथा स्थान से विभिन्न दिशाओं को घुटती है। इस प्रकार पुष्प सज्जा में एक बिंदु से टहनियाँ विभिन्न दिशाओं की ओर जाती हैं। तो इस तरीके से विकिरण हो गया। उसके बाद तिरछी लय। इस प्रकार की सज्जा से गतिशीलता का भाव पैदा होता है। पुष्प सज्जा में प्रमुख रेखा को तिरछा बनाकर गति पैदा की जाती है और सीधा करने से स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जैसे इस तरीके से अगर हम तिरछा फूल रख देते हैं तो उसमें जैसे लगता है कि एक गति प्रदान हो रही है। अगर सीधा हम रख देंगे तो जैसे लगेगा कि स्थिर हो गया है। उसके बाद है वक्राकार लय। जब लय समांतर रेखाओं में दिखाई पड़ती है तो यह सज्जा के विशेष प्रकार की लय है, क्योंकि पूरे गुलदस्ते की छाप उसको वशानुभूत होने के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें जो वक्राकार लय होता है पूरी तरफ घूमने के बाद, पूरी दिशा में घूमने के बाद जैसे एक जगह पे स्थिर हो जाती है। उसके बाद अब हम तीसरा देखेंगे बल। बल का अर्थ होता है कि आकर्षण का केंद्र स्थापित करना। यह स्वतंत्र रंग अथवा स्पर्श द्वारा दिया जा सकता है। सर्वाधिक सुंदर बड़ा चमकीला फूल तथा सबसे हल्का और नाजुक फूल बल हेतु प्रयुक्त हो सकता है। पात्र के केंद्र अथवा सज्जा के केंद्र पर यह स्थापित किया जा सकता है। तो बल का मतलब होता है कि किसी एक स्थान पे उसको फोर्स देना, मतलब दिखाना कि यहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है। उसके बाद है अनुपात। पुष्प सज्जा में अनुपात होना चाहिए। यदि लंबा फूल दान उपयोग में लाया जा रहा है तो फूल की टहनी की लंबाई फूल दान के 1.5 गुनी अधिक होनी चाहिए। यदि लंबा फूलदान है तो जो फूल की लंबाई हुई वो उसकी 1.5 गुनी होनी चाहिए। उसके बाद है अनुरूपता। पुष्प सज्जा करते समय अनुरूपता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से इतने हो गए। अब देखेंगे पुष्प सज्जा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम पुष्प सज्जा कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे प्रातःकाल या सूर्य निकलने के पूर्व ही काटना चाहिए और सूरज डूबने के बाद, दिन में धूप निकलने के बाद नहीं काटना चाहिए। फूलों को काटकर पानी में रखना चाहिए ताकि वह सूखे ना, ताज़े बने रहें। जब फूलों को सजाना हो तभी निकालना चाहिए। पुष्पों को कैंची या छुरी से काटना चाहिए। पात्र या फूलदान में इतना पानी रहना चाहिए जिससे केवल फूल की टहनी ही भीगे, फूल या उसकी पत्तियां ना भीगे, नहीं तो वो सड़ जाती हैं। पुष्प सजाने के पात्र को नित्य साफ करना चाहिए, नहीं तो सड़ने या कीड़े पड़ने का डर लगा रहता है। उसके बाद पानी में नमक डाल देने से पुष्प जल्दी मुरझाते नहीं हैं। पुष्प सदैव मौसम के अनुसार ही सजाने चाहिए। ऐसा करने से वो सुंदर और अच्छे लगते हैं। उसके बाद से पुष्प विन्यास के प्रकार। जो पुष्प विन्यास के प्रकार होते हैं, सबसे पहले परंपरागत शैली। यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जब चीनी बौद्ध भिक्षु को मठों में देवता के सामने इस प्रकार की पुष्प सज्जा का प्रयोग किया जाता था। यह चीनी प्रथा है तथा सबसे पहले ये जो वहाँ के बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके सामने इस तरीके की सज्जा की जाती थी। घर में जब विभिन्न रंगों और आकारों के पुष्पों को, पत्तियों को, टहनियों को, फूलदानों के बनावट, रंग और आकार पर ध्यान न देकर किसी भी पात्र या फूलदान या गिलास में आदि सजा देते थे। तो इस तरीके से ये परंपरागत शैली हो गई। उसके बाद अगला है विदेशी शैली।
इसका प्रयोग विदेशी ढंग से किया जाता है, जैसे जापानी ढंग में। इस प्रकार की पुष्प सज्जा में अनियमित संतुलन पर बल दिया जाता है। इस प्रकार के संतुलन की व्यवस्था 3 टहनियों से की जाती है। यह तीनों टहनियों का 3 संकेत होता है। जैसे पहली टहनी जो सीधी व लंबी होने के कारण स्वर्ग की ओर दिखाती है, और दूसरी टहनी पुष्पों की लंबाई के बराबर होती है, तो वो क्या होती है, मनुष्य की ओर दिखाती है। और तीसरी टहनी की लंबाई से आधी गुनी कम होती है तो पृथ्वी की ओर इशारा करती है। जैसे विदेशी शैली होती है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की टहनी होती ही है। जो सबसे बड़ी होती है वो स्वर्ग की ओर दिखाती है, और जो बराबर होती है वो मनुष्य को दिखाती है, और जो सबसे मतलब लंबाई में कम होती है वो किसकी तरफ दिखाती है, पृथ्वी की तरफ इशारा करती है। उसके बाद तीसरा आधुनिक शैली। यह पुष्प सज्जा परंपरागत व पूर्व देशीय शैली का मिश्रित रूप है। पहले क्या होता था, ये परंपरागत शैली अलग होती थी, विदेशी शैली अलग होती थी। तो ये जो आधुनिक शैली है ये दोनों का मिक्सअप है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इस शैली में पुष्पों को गुलदस्ते के रूप में बांधकर नहीं सजाया जाता, बल्कि उसको फूलदान या चपटे पात्र में पिन होल्डर की सहायता से सजाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि जो ये पुष्प सज्जा या उपसाधन का चैप्टर है, इसमें पूरा हमने डिटेल से कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।